नमस्कार साथियों, आप सभी का जेके शिक्षा चैनल में स्वागत है साथियों। और साथियों, आज हम मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण टीचिंग एप्टीट्यूड के और जो बाल विकास है उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। और तो इसी के साथ आज हम महत्वपूर्ण रूप से जो अधिगम है उसके महत्वपूर्ण रूप से एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो जो कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट और जो सीटेट और एमपीटेट तमाम जो टीचिंग की जो एग्ज़ाम है उसमें महत्वपूर्ण रूप से प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि सहयोगी अधिगम में अध्यापक की भूमिका होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हम देखेंगे कि पर्याप्त संसाधन सामग्री एकत्रीकरण करने की, समूह रचना निर्धारण की, बैठक की उपयुक्त सुविधा प्रदान करने की, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसका चौथे ऑप्शन के साथ जाएंगे हम, उपयुक्त सभी। इसके साथ देखते हैं दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी, यानी कि जो शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष है उसमें अध्यापिका करेगी। तो यहाँ पर ऑप्शंस पढ़ेंगे हम कि अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने तो प्रोत्साहित करना, वह अपने अध्यापकों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे पद्धति करना, और तब बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना, या इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो, या मुख्य तत्वों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यातित पद्धति का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों का उनकी सजगता के लिए आकलन करना। तो यहाँ महत्वपूर्ण रूप से जो वह एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका इस प्रकार की पद्धतियों को सुनिश्चित करना जिसमें शिक्षार्थी स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो सके और अधिक से अधिक वह सीख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है। यहाँ हम देखेंगे कि एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है। तो विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, तो प्रश्न पत्र तैयार करना। तो शिक्षक की एक महत्वपूर्ण चुनौती होती है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, कि कैसे हम जो शिक्षण का अधिगम है उसे आनंदप्रद बना सके या अधिक से अधिक उसे ऐसा बना सके कि बच्चों को अधिक से याद हो सके, कि ऐसी कौन सी टीचिंग मेथड अपन यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक शिक्षक के सम्मुख महत्वपूर्ण चुनौती रहती है। चौथा प्रश्न है, किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता करती हैं। तो यहाँ एक अध्यापिका जो है बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायक करती है। तो ऐसी कौन सी जो है वह, यहाँ ऑप्शन पढ़ेंगे हम, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना, उनके हल करते समय सहयोग देना। तो ये लगता है कि बेहतर होगा ये ऑप्शन वाला। तो आप अन्य भी देखो पढ़ सकते हैं, बच्चों को पाठ्यक्रम में समस्याओं के उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये तो नहीं होगा, उत्तर क्यों दिखाएंगे शिक्षक। और विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध कराना, और ये भी नहीं होगा। और समस्या का समाधान करने के लिए वस्तु रूप में पुरस्कार देना, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ अच्छा ऑप्शन है इसका कि बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए मौके देना। कि अगर हम बच्चों को अधिक से अधिक समस्या समाधान के मौके देंगे या तथा उनका हल करते समय उनका सहयोग करेंगे तो वहाँ बच्चे अधिक समाधानकर्ता बन सकेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस प्रकार ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी बहुत कुछ याद करते हैं, शिक्षार्थियों के द्वारा अधिगम के अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना, शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेडों पर शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। ठीक है, तो शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के लिए सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना उसे, ताकि बच्चे विद्यार्थी है वो अधिक सक्रिय भागीदार हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोगात्मक अधिगम का प्रत्यय किसने दिया। यानी कि जो सहयोगात्मक अधिगम है उसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर सहयोगात्मक अधिगम का कॉन्सेप्ट जो है जॉन और स्मिथ द्वारा दिया गया, जॉनसन और स्मिथ के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोगात्मक अधिगम आयोजित किया जाता है, तो किसके लिए आयोजित किया जाता है सहयोगात्मक अधिगम। तो वहाँ हम देखेंगे कि कक्षा कक्ष परिस्थितियों में, कक्षा कक्ष से बाहर की परिस्थितियों में, तो एक और दो दोनों। तो सहयोगात्मक अधिगम है वह हम कक्षा कक्ष की जो परिस्थितियाँ होती है उसमें भी कर सकते हैं, और कक्षा कक्ष से बाहर की परिस्थितियों में भी हम सहयोगात्मक अधिगम
कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निर्मितवादी सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है, यानी कि जो निर्मितवादी सिद्धांत होता है करके सीखना, तो उसका उसका आधारित शिक्षण का आधार क्या है, जो निर्मितवादी शिक्षण है उसका आधार क्या है, तो आधार यही है कि करके सीखना, ताकि बच्चे अधिक से अधिक वह अधिगम कर सके, अधिक से अधिक बच्चे सीख सके, अधिक से अधिक सक्रिय हो सके। तो ये इसका ऑप्शन अच्छा होगा कि करके सीखना ही इसका एक आंसर है। निम्न में से कौन सा सहयोगी अधिगम का तत्व नहीं है, तो यहाँ जो सहयोगी अधिगम है उसका तत्व कौन सा नहीं है, तो यहाँ विषमांगी समूह, समान अवसर, सामाजिक अंतःक्रिया का अभाव या सकारात्मक परस्पर आश्रितता। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वह होगा सामाजिक अंतःक्रिया का अभाव। जो है वह सामाजिक अंतःक्रिया का अगर अभाव पाया जाएगा तो वह यह एक सहयोगी अधिगम का तत्व नहीं है, जबकि विषमांगी समूह है और सकारात्मक परस्पर आश्रितता होनी चाहिए और समान अवसर भी दिए जाने चाहिए। तो ये सारे सारे सहयोगी अधिगम के तत्व है, जबकि सामाजिक अंतःक्रिया का अभाव जो है वह सहयोगी तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा समूह अधिगम का तरीका सही नहीं है, कौन सा समूह अधिगम का तरीका नहीं है, तो कौन सा जो है वह प्रयोजन विधि, परिचर्चा, विचार समिति, अभिक्रमित अधिगम। तो समूह अधिगम का कौन सा तरीका नहीं है, तो ये वह है अभिक्रमित अधिगम जो है वह सहयोगात्मक समूह अधिगम का तरीका नहीं है। अगला है, निर्मितवादी सीखने के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। यहाँ पर निर्मितवादी सीखने के सिद्धांत कौन सा सत्य नहीं है, तो शिक्षक से अपने स्वयं के ज्ञान एवं समझ का निर्माण करते हैं, नवीन जानकारी का निर्माण पूर्व ज्ञान से किया जाता है, संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, सीखना एक सक्रिय और प्रगतिशील है। तो यहाँ पर जो वो निर्मित सिद्धांतों के विषय में सर्वाधिक कौन सा सत्य नहीं है, तो संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, ये नहीं है, क्योंकि बच्चा करके सीखता है तो स्वयं खुद सीखता है वह, तो वहाँ शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं होती है। तो यही सत्य नहीं है, बाकी सारे सीखना एक सक्रिय गतिशील प्रक्रिया है, तो ये सारे के सारे सत्य हैं। अगला है, निर्मितवादी के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अधिगमकर्ता ज्ञान का सृजन स्वयं करता है, ये तो बात सही है। ज्ञान के हस्तांतरण का उत्तरदायित्व शिक्षक का है, तो यहाँ ये ऑप्शन थोड़ा अटपटा लग रहा है कि ज्ञान के हस्तांतरण जो होता है उसका उत्तरदायित्व शिक्षक का है, ये नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, निर्मितवादी के संबंध में कौन सा कथन गलत है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, बिल्कुल है। अधिगम व्यक्ति का व्यक्तिगत विवेचन है, ये भी सही है। शिक्षक विद्यार्थियों को सूचना प्रसारित करते हैं, तो ये शिक्षक विद्यार्थियों को सूचना प्रसारित करते हैं, ये कथन गलत है, बाकी सारे सही है। बाकी तीन ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं कि शिक्षक विद्यार्थियों के द्वारा स्वयं के ज्ञान के निर्माण में सहायता करते, बिल्कुल सब करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्मितवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका होती है, तो यहाँ निर्मितवादी के अनुसार शिक्षक की भूमिका सरलीकृत करने वाला, टोली नायक, निर्देशक, यहाँ ऑप्शन जो आएगा वह सरलीकृत करने वाला। जो शिक्षक की भूमिका होती है अधिगम को अधिक से अधिक सरलीकृत करने वाला। निम्न विषय सर्व सामग्री नहीं है, तो यहाँ नहीं है, ये ऑप्शन आपको जरूर देखना है यहाँ कौन सा है। तो निम्न में सर्व सामग्री पोस्टर, टेलीफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, तो यहाँ पोस्टर नहीं है, बाकी सारी सर्व सामग्री है। प्रश्न नंबर 16, सहयोगी शिक्षण प्रतिमान की एक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। सहयोगी शिक्षण प्रतिमान की एक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है, तो विद्यार्थी अंत पारस्परिक द्वारा कार्य करता है, कठिन ग्रेडिंग से युक्त, समूह आकार का महत्वपूर्ण नहीं, उपयुक्त सभी। तो सहयोगी शिक्षण अधिगम की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि विद्यार्थी अंत पारस्परिक द्वारा कार्य करता है। अगला है, एक शिक्षक जो शिक्षण अधिगम के प्रति नियमितवादी उपक्रम अपनाता है, विद्यार्थी को प्रोत्साहित करता है, तो इसका समस्या हल करने के लिए, तथ्यों को याद करने के लिए, घटनाओं को पहचान के लिए और अन्य के साथ सहयोग देने के लिए। तो एक शिक्षक जो शिक्षण अधिगम के प्रति नियमितवादी उपागम अपनाता है, विद्यार्थी को प्रोत्साहित करता है अन्य के साथ सहयोग देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है। वाद विवाद विधि, विचार गोष्ठी, कार्यशाला विधि। तो यहाँ पर हम देखेंगे सभी, ये सारी जो विधियाँ हैं, वाद विवाद हो या विचार गोष्ठी हो या कार्यशाला विधि, इन सभी में हम समूह के द्वारा सीखते हैं, समूह विधियाँ होती है उनमें द्वारा हम सीखते हैं। निम्नलिखित में से रचनावादी अधिगम का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर जो है वह
रचनावादी अधिगम जो है उसका उदाहरण कौन सा नहीं है? तो प्रयोगधर्मिता है, प्रयोग करके हम रचना कर सकते हैं, क्षेत्र भ्रमण करके हम रचना कर सकते हैं, कक्षा कक्ष में वार्ता या चर्चा करके हम जो है वह रचना कर सकते हैं। लेकिन जो पाठ्य पुस्तक द्वारा जो है वह एक केंद्रित होता है, शिक्षक केंद्रित होता है या पाठ्य केंद्रित होता है, तो यह नहीं है रचनावादी अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट अंतिम, किस मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बालक है? यानी कि कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जिसने स्कूल के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बालक को माना है? तो इसका आंसर होगा हमारे पास निर्मितवादी। तो निर्मितवादी। चलो साथियों, इसी के साथ अपन और कुछ प्रश्न और पढ़ लेते हैं। इनमें से कौन सी सरकारी सीखने की विशेषता है? सामूहिक लक्ष्य, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, सफलता के लिए समान अवसर, सक्रिय छात्रों पर अतिरिक्त भार। तो यहाँ पर ए बी सी ये तीनों जो है सामूहिक लक्ष्य, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, सफलता के लिए समान अवसर, ये सारे के सारे सीखने के सरकारी विशेषता हैं। इसका ऑप्शन होगा ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सहयोगी अधिगम का तत्व नहीं है? कौन सा सहयोगी अधिगम का तत्व नहीं है? तो विषमवादी समूह, समान अवसर, सकारात्मक परस्पर आश्रितता, सामाजिक अंतर्क्रिया, ये अभाव नहीं है। तो बाकी सारे ऑप्शन है, ये प्रश्न भी हमारा रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, सरकारी अधिगम के तत्वों को इंगित कीजिए। तो कौन कौन सा सरकारी अधिगम है? तो वह आमने सामने की अंतर्क्रिया, सामूहिक कार्य, व्यक्तिगत जवाबदेही, ये तीनों जो है वह सरकारी अधिगम के तत्व हैं, बाकी ये तत्व नहीं है। तो साथियों, आप सभी का धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। तो इसी प्रकार के MCQ क्वेश्चंस देखने के लिए साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप कुछ क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करें। साथियों, आप सभी का धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।